नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। मैथमेटिक्स और रीजनिंग हम अपने चैनल पर काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ाए जाएं। तो आज मैं उन्हीं की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम एक बहुत एनर्जेटिक सब्जेक्ट जीके की स्टार्टिंग वो कर रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है हमको इस जीके के पूरे पोर्शन के अंदर। अब देखिए, कोरोना महामारी के बीच हम घरों के अंदर कैद हैं। जो दर्शनीय स्थल है वहां पर घूमने जाने के लिए हमें अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से सब घरों में पड़े पड़े थोड़ा बोर सा महसूस कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना हम सारे के सारे दोस्त एक एक करके सभी जिलों में घूमने चलें और पूरे राजस्थान का दर्शन कर लें। उसी के साथ हम जो हमारे राज्य दर्शन है वो कर करके और पूरे हिंदुस्तान की जो शहर है वो कर ले। तो इसी की जो स्टार्टिंग है वो मैं कर रहा हूँ राजस्थान जीके के अंदर। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जिला दर्शन के अंदर सबसे पहला जिला, और वो क्या है? अलवर। दोस्तों, अलवर से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं आज सबसे पहले आपको दर्शन करवाता हूँ मेरे स्थानीय जिले अलवर की। तो शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान जीके की ये जिला दर्शन की जो सीरीज है। तो हम पढ़ रहे हैं अलवर। अब देखिए, अलवर है, उसके सबसे पहले हम देखेंगे उपनाम। अलवर के कौन कौन से उपनाम है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हुआ अलवर के उपनाम। अलवर के उपनाम, तो अलवर है उसको किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो देखिए, एग्जाम के अंदर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको उपनाम दे देगा और साथ में पूछेगा कि इस उपनाम से किस जिले को जाना जाता है। तो अगर आपको मैं अभी जो 3 उपनाम अलवर के हैं वो लिखता हूं, तो आपसे एग्जाम में जब भी पूछे उन उपनामों को देख करके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अलवर। तो देखिए, अलवर के जो उपनाम है वो क्या है? सबसे पहले है राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार। इसके अलावा अगला नाम है पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। अगला जो नाम है वो है राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड। अब मेरे कुछ दोस्त है ना, वो एक सवाल पूछना चाह रहे होंगे शायद कि ये स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये तो ठीक है, हम याद कर लेंगे, लेकिन स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है इसका भी तो कोई कारण होगा। अलवर को ही क्यों कहा जाता है, बाकी किसी और जिले को क्यों नहीं कहा जाता, और स्कॉटलैंड कहा जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण बताता हूं मैं आपको। पूरे विश्व के अंदर अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड देश में सर्वाधिक शराब का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक शराब का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक शराब का उत्पादन किया जाता है। देखो, पूरी दुनिया के कंपैरिजन में देखें तो सबसे ज्यादा जो शराब का उत्पादन करने वाला देश है वो है स्कॉटलैंड। इसीलिए अब देखिए, राजस्थान के सभी जिलों को अगर देखें और शराब का उत्पादन देखें तो पहले स्थान पर आता है अलवर, और सर्वाधिक शराब का उत्पादन करने की वजह से अलवर का जो उपनाम है वो राजस्थान का स्कॉटलैंड रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है ये बात आपको बढ़िया ढंग से समझ आ गई होगी। उसके बाद इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अलवर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं दोस्तों। अलवर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो देखिए, ये अलवर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, ये ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि कि अलवर है वो आया कैसे, किसने इसको बसाया, प्रारंभ में इसका नाम क्या था, इस सब के बारे में हमें पढ़ते हैं। देखो महाभारत काल की अगर हम बात करें तो महाभारत काल में 16 जनपद हुआ करते थे। महाभारत काल में 16 जनपद थे, उनमें से एक जनपद मत्स्य जनपद भी हुआ करता था और मत्स्य जनपद का अलवर उस समय पर हिस्सा हुआ करता था। तो देखिए महाभारत काल में अलवर मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करता था मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी राजधानी बैराठ हुआ करती थी। बैराठ हुआ करती थी, जिसकी राजधानी बैराठ हुआ करती थी। वर्तमान में बैराठ को विराट नगर कहा जाता है। कहा जाता है। तो देखिए जब महाभारत काल में 16 जनपद हुआ करते थे, उस समय पर अलवर मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करता था और मत्स्य जनपद की उस समय पर जो राजधानी होती थी वो थी बैराठ, जिसको कि वर्तमान समय में विराट नगर के नाम से जाना जाता है। और ये जो विराट नगर है वो आज के दिन कुल्फी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और जब पांडव हैं उनको कारावास हुआ था तो उन्होंने अपना जो अज्ञातवास का समय है ना, ये देखिए अगला पॉइंट है इसी के अंदर कि वर्तमान में बैराठ का नाम है वो विराट नगर है। विराट नगर आज के दिन कुल्फियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद देखिए इस महाभारत काल में ही क्या हुआ, महाभारत काल में जब पांडवों का जो वनवास है वो हुआ और वनवास के बाद जब 1 साल का अज्ञातवास, तो देखिए अज्ञातवास के दौरान पांडव विराट नगर जो कि पहले क्या था, बैराठ था, विराट नगर के राजा के यहाँ रहते थे, राजा के यहाँ छिपकर रहते थे। तो देखिए जिस समय पर अज्ञातवास चल रहा था तो अज्ञातवास की एक शर्त थी, अगर उन्हें किसी ने पहचान लिया तो फिर से 1 साल का वनवास है, वो अज्ञातवास है, वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये छुप कर के रहते थे कि किसी को भी पता ना चल पाए कि पांडव कहां पर रह रहे। तो अपना अपना वेश बदल करके अलग अलग रूप में पांडव है, उन्होंने अपना, किसी ने कैसे कपड़े पहन लिए, कोई किसी नाम से, अलग अलग नामों से, जिससे कि लोग उन्हें पहचान ना पाए। तो अज्ञातवास के दौरान उन्होंने जो अपना समय है वो विराट नगर के राजा के यहाँ छिप करके उन्होंने बिताया था। उसके बाद आती है कि कुछ लोग यहां भी कहते हैं, देखो कुछ लोग कहते हैं कि अलवर क्षेत्र में है ना, अलवर के क्षेत्र में साल्व नाम की है ना, साल्व नाम की जनजाति तो अलवर के क्षेत्र में साल्व नाम की जनजाति बहुत निवास करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम साल्वपुर भी मिलता है।
तो देखिए कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अलवर के इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर जो सालवे नाम की जनजातीय जो समुदाय है वो बहुत ज्यादा रहती थी। इसलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि पहले सालपुर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए दोस्तों एक और चीज है ना कि जब स्वतंत्रता हिंदुस्तान को मिली थी उस समय तक जो अलवर है उसको इंग्लिश के अंदर लिखा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक भी क्या लिखा जाता था? उल्वर, ULWAR। लेकिन संसद के अंदर जो अलवर की लोकसभा सीट है ना, वहां से जो अलवर का राजा है वो जाता था तो उसका जो बैठने का स्थान है वो सबसे बाद में आता था। इसलिए उसने ULWAR की जगह पर इसको चेंज करके रख दिया अलवर, जिससे कि उनकी सीट सबसे लास्ट में ना जाकर के प्रारंभ में ही आ जाए। इसके बाद एक बात यह भी पता चलती है कि फरिश्ता नाम का एक शख्स है। क्या? फरिश्ता नाम का एक शख्स 1195 ईस्वी में फरिश्ता नाम का फरिश्ता नाम का एक शख्स, फरिश्ता ही लिख लो, सिर्फ फरिश्ता अलवर आया था। फरिश्ता अलवर क्षेत्र में आया था, या फिर अलवर नहीं था उस समय पर था सालपुर, ऐसे लिख लो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सालपुर, तो फरिश्ता 1195 ईस्वी में सालपुर क्षेत्र में आया था और उसने इस क्षेत्र को अरबी भाषा है उसका एक शब्द दिया। अरबी भाषा के शब्द अलवर से संबोधित किया। यानी कि हुआ ये कि फरिश्ता जब पहली बार अलवर आया था उसको अरबी भाषा आती थी, तो उस समय तक अलवर का जो नाम था वो क्या था? सालपुर, क्योंकि सालवर नाम की जो जनजाति वो यहाँ पर बहुत निवास करती थी। तो जैसे फरिश्ता आया था उसको अरबी भाषा आती थी, उसने उस सालपुर पूरे प्रदेश को एक नया नाम अरबी भाषा का अलवर दे दिया। तो अब ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है कि अलवर किस भाषा का शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अलवर अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद देखते हैं अलवर की स्थापना। वास्तव में अलवर की स्थापना है वो किसने की? अलवर की स्थापना तो ये सन 1775 में, तो देखिए सन 1775 में अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह ने की। तो अलवर की स्थापना सन 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी। और साथ ही में इन्होंने स्थापना करके अलवर की पहली राजधानी अलवर, और देखो है ना, तथा नरुका वंश की नींव रखी, की स्थापना की तथा नरुका वंश की नींव रखी। तो देखिए अलवर के अंदर जिस वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया उस वंश का नाम है नरुका वंश। तो अलवर पर सबसे ज्यादा शासन करने वाले वंश का नाम है नरुका वंश। उसके साथ ही देखिए राव प्रताप सिंह ने अलवर की प्रथम राजधानी राजगढ़ को बनाया।
राजगढ़ को बनाया। वहीं पर उन्होंने एक किले का निर्माण किया। किले का निर्माण किया जिसे राजगढ़ का किला, जिसे राजगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। तो देखिए, राव प्रताप सिंह ने जब अलवर की स्थापना की तो ये नरूका वंश से बिलोंग करते थे। तो राव प्रताप सिंह नरूका वंश के पहले शासक थे और उन्होंने उसके बाद जो नरूका वंश है उसकी नींव अलवर में रखी, क्योंकि उससे पहले साल्व नाम की जो जनजाति है वो निवास करती थी। अब इन्होंने जब अलवर बसाया तो अलवर की पहली राजधानी इन्होंने राजगढ़ को बनाया था। और साथ ही में, क्योंकि जब भी कोई राजा जब राजधानी बनाते तो राजधानी बनाने से पहले वहां के जो प्रशासनिक कामकाज है उसको देखने के लिए और खुद के निवास स्थान के रूप में किले का निर्माण करते हैं। तो राव प्रताप सिंह ने भी एक शानदार किले का निर्माण किया, भव्य किले का निर्माण किया, जो आज भी राजगढ़ में मौजूद है। तो राव प्रताप सिंह ने अलवर की पहली राजधानी राजगढ़ को बनाया। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अलवर में सबसे ज्यादा राज करने वाली जो वंश है वो कौन सा था? तो उसका आंसर होगा नरूका वंश ने अलवर पर सबसे ज्यादा शासन किया। उसके बाद राव प्रताप सिंह ने सबसे पहली राजधानी अलवर की कहां बनाई थी? तो वो होगा राजगढ़, जहां पर उन्होंने एक किला भी बनवाया और उसमें खूब सारी बारूद, गोले और हथियार हैं उनको वो संजो करके रखते थे। उसके बाद आते हैं अलवर के प्रमुख तीर्थ स्थल। अलवर के प्रमुख तीर्थ स्थल, तो देखिए एक दो जानकारी और देख लेते हैं दोस्तों। अलवर है वो आपको पता है एनसीआर में सम्मिलित होने वाला राजस्थान का पहला जिला है। अलवर राजस्थान का पहला जिला है जिसे अलवर राजस्थान का पहला जिला है, जिसे सितंबर 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित किया गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान के दो जिले अलवर और भरतपुर आज के दिन एनसीआर में आते हैं, लेकिन अलवर राजस्थान का पहला जिला था जिसे सितंबर 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, अलवर कलाकंद के लिए संपूर्ण राजस्थान व हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। तो आप जब भी जो मेरे साथी अलवर से बाहर के हैं वो जब भी अलवर घूमने आए तो आप बाबा ठाकुर दास इस कलाकंद का आनंद लीजिएगा, क्योंकि अलवर कलाकंद के लिए संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध है। ये देखो, अलवर में मेव जाति की अधिकता के कारण इसे मेवात भी कहते हैं।
भी कहते हैं, मेवात भी कहते हैं। तो अलवर में मेव जाति की अधिकता होने की वजह से अलवर को मेवात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों आपको आनंद आ रहा है और ये पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ आपको बढ़िया ढंग से समझ आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर आपका दिल गवाही दे जाए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका दिल गवाही देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आ रहा होगा और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। उसके बाद अगला जो फैक्ट है देखिए, अलवर में स्थित बाला किले में बंदूक से गोलियां दागने के लिए बने हुए, है ना, दागने के लिए बहुत सारे छिद्रों के कारण बंदूक से गोलियां दागने के लिए बने बहुत सारे छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला भी कहा जाता है। तो देखिए, अलवर शहर में ही बाला किला एक किला है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, उसमें बहुत ज्यादा छेद है जिससे कि गोलियां दागी जा सके दुश्मन के ऊपर। उन छोटे छोटे जो छिद्र हैं उनसे ध्यान रखें और जैसे ही दुश्मन आता हुआ दिखे तो उन छिद्रों से होकर के बंदूक से गोलियां दागी जा सके, इसलिए उस किले में बहुत सारे छेद बने हुए हैं और उन छिद्रों की वजह से ही बाला किले को आंख वाला किला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला जो फैक्ट है वो ये है कि 1948 में देखो क्या है, मार्च 1948, और वो भी कितना, 18 मार्च 1948 भरतपुर धौलपुर करौली, 18 मार्च 1948 भरतपुर धौलपुर करौली के साथ सम्मिलित करके आपका भरतपुर धौलपुर और करौली उसके साथ मिलकर के मत्स्य संघ में विलय कर दिया था, के साथ विलय करके महाराजा तेज सिंह ने मत्स्य संघ में विलय कर लिया। तो देखिए, जब भी हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो राजस्थान के एकीकरण में एक डेट आती है 18 मार्च 1948। इस दिन भरतपुर धौलपुर करौली और इनके साथ अलवर को भी मिला करके एक पूरा बड़ा संघ बना दिया, जिस संघ को मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सब कुछ बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्शनीय स्थल और मेले। तो अलवर के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है और कौन कौन से मेले भरते हैं। तो देखिए, दर्शनीय स्थल व मेले, और हम पढ़ के आ रहे हैं अलवर जिले को
अलवर जिला दर्शन। तो अलवर के दर्शनीय स्थल और मेले कौन कौन से हैं? तो इनमें दर्शनीय स्थल और मेलों में सबसे पहले आते हैं महाराजा भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि जी का तीर्थ स्थल व मेला, तीर्थ स्थल व मेला। तो देखिए दोस्तों, महाराजा भर्तृहरि जी ये पहले उज्जैन के राजा हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ इनकी महारानी जिनका नाम पिंगला था, उन्होंने विश्वासघात किया और उस विश्वासघात से खिन्न होकर के उनको एक आघात पहुंचा, बहुत गहरा आघात पहुंचा। क्यों? क्योंकि महाराजा भर्तृहरि जी अपनी रानी पिंगला से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और जब इनके साथ विश्वासघात हुआ तो ये इतने खिन्न हो गए कि इन्होंने अपना राजपाट है उसको त्याग दिया और ये आ गए वहां से छोड़ करके किधर? अलवर जिले में स्थित सरिस्का के वनों के अंदर। और उन वनों में स्थित एक जगह जो भर्तृहरि जी के धाम के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर इन्होंने अपना धूना है वो लगाया, वही इनकी तपोभूमि रही और इन्होंने वहां पर खूब तप किया। तो महाराजा भर्तृहरि जी हैं, उनके बारे में देखिए आप क्या है। तो ये उज्जैन के राजा योगीराज भर्तृहरि जी महाराज, तो इन्होंने सरिस्का को अपनी तपोभूमि बनाया। अब देखिए ये कहां पर है? अलवर जिले के अंदर ये सरिस्का के जंगलों में, सरिस्का के जंगलों में। और ये सरिस्का का जो जंगल है किसमें? मालाखेड़ा है ना, मालाखेड़ा है दोस्तों, जिसको आपने करण अर्जुन फिल्म तो देखी होगी। करण अर्जुन फिल्म के अंदर मालखेड़ा नाम की एक जगह का जिक्र आता है जहां पर ट्रेन आकर के रुकती है। तो इस वो जो पहले मालखेड़ा क्षेत्र जो जाना जाता था, वही वर्तमान में मालाखेड़ा नाम से जाना जाता है। और मालाखेड़ा थाना क्षेत्र या फिर कहें मालाखेड़ा तहसील के अंदर सरिस्का के जंगलों में भर्तृहरि जी महाराज की वो जो आपका उनका धूना है, उनका जो मंदिर है वो बना हुआ है। अब यहाँ पर मेला कब भरता है वो देखिए। तो भाद्रपद कब? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन प्रतिवर्ष यहाँ भव्य मेला भरता है, भव्य मेला भरता है। और दोस्तों इस भव्य मेले की खासियत क्या है कि यह नाथ संप्रदाय का पूरे हिंदुस्तान, पूरे राजस्थान के अंदर भरने वाला सबसे बड़ा मेला है। यानी कि नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला। अब देखिए ये क्या है? भर्तृहरि जी का जो मेला है उसका एक आप और पॉइंट नोट कर लीजिए, यह है या फिर भर्तृहरि जी का मेला, भर्तृहरि जी का मेला नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। तो नाथ संप्रदाय के जो सबसे बड़ा जो मेला है वो कहां पर भरता है? तो वो अलवर जिले की मालाखेड़ा तहसील में सरिस्का के जंगलों में स्थित भर्तृहरि जी के धाम पर भरता है, जहां पर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए पूरे संपूर्ण देश और संपूर्ण राजस्थान से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहीं पर महाराजा भर्तृहरि जी की समाधि भी बनी हुई है। उसके बाद आता है नारायणी माता। उसके बाद एक और दर्शनीय स्थल है और वो है नारायणी जी माता। तो नारायणी माता धाम है और उनका जो मेला है उसको हमें देखते हैं। तो नारायणी माता का मेला क्या है? दूसरा जो मेला है वो है नारायणी माता का मेला। नारायणी माता का मेला।
तो नारायणी माता का मेला है वो कब पड़ता है? वैशाख शुक्ल एकादशी। कब है? वैशाख शुक्ल एकादशी। वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला भरता है। और नारायणी माता का जो मेला है वो किस जगह पर भरता है? तो वो कहां पर भरता है? बरवा डूंगरी पर। कहां पर? बरवा डूंगरी पर भरता है ये मेला, बरवा डूंगरी। और ये कहां पड़ता है? ये भी अलवर जिले के अंदर पड़ता है। और नारायणी माता है वो कुल देवी किसकी है? कुल देवी। तो वो किनकी है? नाइयों की कुल देवी है। किनकी है दोस्तों ये? तो ये नाइयों की कुल देवी है। और नारायणी माता से जुड़ा हुआ प्रसंग तो आपने सुना ही होगा कि ये घर से विदा होकर के अपने पति देव के साथ घर से और अपने ससुराल यानी पियर से ससुराल की तरफ जा रही थी। रास्ते में दोपहर हो गई तो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए थे। वहीं पर इनके पति देव है उनको नींद आ गई और एक सांप ऊपर बरगद से उतरा, इनके पतिदेव को खा गया, जिसकी वजह से इनके पतिदेव की मृत्यु हो गई थी। और बताते हैं कि जब शाम के समय तक वो जागे नहीं तो पतिव्रता का धर्म ये होता है कि पति को जगाते नहीं है। अरे तो ये इन्होंने अपने पति को जगाया नहीं, लेकिन जैसे ही शाम का समय हुआ तो ग्वाल बाल और जो भी मजदूर अपने खेतों के अंदर काम कर रहे वो जब पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि